नमस्ते। आज हम लोग मिलकर भारत की दिल की धड़कन को महसूस करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां हर रंग एक कहानी कहता है और हर धुन एक त्योहार का जश्न मनाती है। तो एक सवाल उठता है, क्या ये त्योहार सिर्फ छुट्टियों, अच्छे अच्छे पकवानों और बस मौज मस्ती के लिए होते हैं? या फिर इनमें कुछ और भी छिपा है? क्या ये हमारी जमीन, हमारी आस्था, हमारी कला, इन सब की जीती जागती कहानियां हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन त्योहारों की जिनकी जड़ें सीधी हमारी जमीन से जुड़ी हैं। हमारा पहला पड़ाव है फसल और नई शुरुआत। इसके लिए चलिए सीधे चलते हैं उड़ीसा। यहाँ एक त्योहार है नुआखाई। नाम सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना। नुआ मतलब नया और खाई मतलब खाना। बस इतना ही सिंपल है। ये असल में प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। जब मौसम की पहली ताज़ी फसल कटकर घर आती है। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु। यहाँ मनाया जाता है 4 दिनों का पोंगल उत्सव। और पता है, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक पूरा साइकिल है। देखिए कैसे। पहले दिन बारिश के देवता इंद्र को धन्यवाद दिया जाता है। दूसरे दिन, जो मुख्य दिन है, उस दिन सूर्य देव को नई फसल का चावल चढ़ाया जाता है। तीसरा दिन उन जानवरों के नाम, हमारे मवेशियों के नाम, जो खेती में हमारी मदद करते हैं। और फिर चौथे दिन घर की महिलाएं पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। है ना कमाल? मतलब इंसान, प्रकृति, जानवर सब एक ही धागे में बंधे हैं। अच्छा, तो फसल की बात तो हो गई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आस्था के उस शानदार रूप को, जब देवता खुद अपने मंदिरों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। तो हमारा अगला पड़ाव है देवताओं के भव्य यात्राएं। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे भव्य मिसाल क्या है? जी हाँ, पुरी की रथ यात्रा। जरा सोचकर देखिए, लाखों लोगों का समंदर है और इसके बीच 3 विशालकाय रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे 4.5 फीट ऊंचा भगवान बलराम का रथ तालध्वज, उनके पीछे देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन, और आखिर में सबसे विशाल भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ। और ये मत सोचिए कि ये बस एक दिन का जुलूस है। नहीं, ये तो एक पूरी यात्रा है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां पूरे 7 दिन रुकते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोसेशन नहीं, ये तो भक्ति और विश्वास का जीता जागता महासागर है। अच्छा, अब एक ऐसे उत्सव की बात करते हैं जो बहुत बहुत रेयर है, मतलब जिंदगी में शायद कुछ ही बार देखने को मिले। ये है कर्नाटक का महामस्तकाभिषेक, एक इतना बड़ा अभिषेक समारोह जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। सोचिए, और ये जैन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। चलिए अब एक अलग पहलू देखते हैं, ये कि कैसे त्योहार हमारी कला और हमारी विरासत को सहेजने का एक मंच बन जाते हैं। तो हमारा तीसरा पड़ाव है कला और विरासत का उत्सव। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहाँ है? कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही है। ओडिशा का धनु जात्रा। ये कोई आम नाटक नहीं है, इसमें पूरा का पूरा शहर ही मंच बन जाता है और भगवान कृष्ण और कंस मामा की कहानी को जिंदा कर दिया जाता है। तो ये तो हुई परंपरा की बात। अब चलते हैं थोड़े मॉडर्न जमाने में, सीधे मुंबई काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल 1999 में शुरू हुआ था। नाम तो इसका एक मूर्ति पर पड़ा, लेकिन आज ये मुंबई की आर्ट वाली आत्मा बन चुका है। यहाँ की सड़कें ही आर्ट गैलरी बन जाती हैं, जहाँ आपको डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, सिनेमा सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाएगा। और फिर एक और अनोखा त्योहार है कलिंग महोत्सव। इसकी खासियत पता है क्या है? यहाँ पर युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स शांति का संदेश देती है। कलारीपयट्टू और छाऊ जैसे सदियों पुराने मार्शल आर्ट्स दिखाए जाते हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि ताकत का असली मतलब तोड़ना नहीं, बल्कि जोड़ना और रक्षा करना है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन त्योहारों को देखेंगे जो किसी समुदाय को उसकी जड़ों से, उसकी कहानियों से जोड़कर रखते हैं। हमारी चौथी और आखिरी श्रेणी है समुदाय और परंपरा का संगम। गोवा का बोंडरम त्योहार, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। हुआ ये कि बहुत पहले 2 गांवों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया।
तब पुर्तगालियों ने बीच बचाव के लिए सरहद पर झंडे लगा दिए, लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से में एक दूसरे के झंडे गिराने शुरू कर दिए। और आज वही गुस्सा, वही विरोध एक शानदार और मज़ेदार परेड बन गया है। मतलब इतिहास को याद करने का क्या अनोखा तरीका है। जब भी हम बड़े मेलों की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहले दिमाग में कुंभ मेले का नाम आता है, दुनिया का सबसे बड़ा समागम। लेकिन क्या आपने मेदाराम जतारा के बारे में सुना है? ये तेलंगाना की कोया जनजाति का त्योहार है और इसे एशिया का सबसे बड़ा, जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला माना जाता है। ये आस्था की एक बिल्कुल अलग और अनोखी दुनिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पारंपरिक खेलों की। दो बहुत ही मशहूर उदाहरण हैं। एक है तमिलनाडु का जल्लीकट्टू, जहां इंसान और बैल के बीच जोर आजमाइश होती है। ये कोई नया खेल नहीं, बल्कि पोंगल से जुड़ी 2000 साल पुरानी परंपरा है। और दूसरी तरफ है कर्नाटक का कंबाला। ये एक रेस है, भैंसों के जोड़ों की रेस, जो फसल कटने के बाद धन्यवाद के तौर पर होती है। और अब जरा विविधता की गहराई देखिए। केरल में एक अनुष्ठान होता है, थेयम। ये कोई एक डांस फॉर्म नहीं है, इसके 456, जी हाँ, 456 से भी ज्यादा अलग अलग रूप हैं। ये 800 साल से भी ज्यादा पुरानी एक परंपरा है, जिसमें कलाकार नाचते नाचते खुद देवता का रूप ले लेते हैं। कमाल है ना? तो हमने देखा पुराने जमाने के अनुष्ठानों से लेकर आज के मॉडर्न आर्ट फेस्टिवल्स तक ये त्योहार असल में भारत की धड़कनें हैं। ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखी छुट्टियां नहीं है, ये तो हमारे इतिहास की, हमारी कला की और हमारे समाज की जीती जागती कहानियां हैं। तो ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार बदलती दुनिया में एक त्योहार मनाने का, एक उत्सव का असली मतलब क्या रह गया है। शायद इसका जवाब हम सबको अपनी जड़ों में, अपनी परंपराओं में ही कहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है ना?